इस प्लेनेट के कोने कोने पर ऐसे सबूत हमें नजर आते हैं जिनसे पता चलता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के पास ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी जरूर थी जिसके बारे में मॉडर्न ह्यूमंस को कोई आइडिया तक नहीं है। शायद लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सोलर एनर्जी जैसी तमाम टेक्नोलॉजी के बारे में हजारों साल पहले ही लोगों को पता था, तभी हमें आज के समय में इतनी खूबसूरत एंशिएंट साइट्स देखने को मिलती हैं। आज कुछ ऐसे ही साइट्स के बारे में हम बात करेंगे जिन्हें देख के ये साफ पता चलता है कि इन्हें बनाने में एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा। दोस्तों, साउथ अमेरिकन कंट्री बोलिविया के ला पाज सिटी से करीब 45 मील की दूरी पर पुमा पुंकू नाम की एक एंशिएंट साइट मौजूद है। ये साइट एंडीज माउंटेन पर करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर लेक टिटिकाका के पास मौजूद है। इस साइट को जब पहली बार खोजा गया था तब तक ये पूरी तरह वीरान हो चुकी थी, लेकिन इस जगह को देख ऐसा लगता है मानो किसी समय पर यहाँ पर कोई सभ्यता जरूर रहती होगी। पुमा पुंकू शहर को कब और किसने बसाया इस बारे में ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये जगह 1500 से 2000 साल पुरानी है। लेकिन 1920 में इस साइट को लेकर कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आए। ऑस्ट्रियन आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर आर्थर पोसांस्काई ने 10 साल से भी ज्यादा समय तक इसी साइट पर अपनी रिसर्च की। उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पर एक दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है और स्प्रिंग सीजन के पहले दिन सूरज उस दरवाजे के सेंटर में होता है। इसके अलावा समर और विंटर में गेट के दोनों ओर से सूरज निकलता है और आज भी इस पत्थर को देख सूरज के निकलने या मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता है। पोसांस्काई ने बताया कि ये जगह 1500 साल पुरानी नहीं बल्कि 15,000 से 17,000 साल पुरानी है। प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन ने इस जगह को बनाया होगा जिसके बारे में मॉडर्न ह्यूमंस को कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आखिर ये जगह कितनी पुरानी है या फिर इसे किसने बनाया है। इससे बड़ा रहस्य तो ये है कि आखिर इस जगह को बनाया कैसे गया होगा, और वो भी 12,000 फीट की ऊंचाई पर। असल में पुमा पुंकू का पूरा स्ट्रक्चर हार्ड ग्रेनाइट और डायोराइट ब्लॉक से बना हुआ है और बनाने का पैटर्न ऐसा है जैसे एक के अंदर एक ब्लॉक्स फिट किए गए हों। ब्लॉक्स इतनी अच्छी तरह से फिटेड हैं कि इसके बीच में एक बाल या ब्लेड भी घुसाया नहीं जा सकता। सभी ब्लॉक्स की सरफेस काफ़ी स्मूथ और परफेक्ट एंगल्स पर इन्हें कट किया गया है। इतना ही नहीं, इन स्टोन्स को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए इन पर तरह तरह के डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं। साथ ही स्टोन्स के अंदर होल भी मौजूद है, मानो ड्रिल मशीन से इन होल्स को बनाया गया हो। पूरी साइट देखने के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से भी इस तरह की साइट क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर भला एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोगों ने इसे किस तरह से बनाया होगा? दोस्तों, कुछ लोकल लोगों का ऐसा मानना है कि अंतरिक्ष से कुछ लोग आए थे और उन्होंने एक ही रात में इस जगह का निर्माण किया था। हालांकि मॉडर्न साइंटिस्ट ऐसी बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। मिस्र के रहस्यों के बारे में भी हम कई बार बात कर चुके हैं। पूरे देश में ऐसी कई साइट्स हैं जहां पर लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी और प्रिसाइज कटिंग के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। असवान वैली में एक अनफिनिश्ड ओबेलिस्क यानी कि इनकम्प्लीट स्तंभ मौजूद है। ये स्तंभ 42 मीटर लंबा है और इसका वजन करीब 1000 टन है। ये पूरा स्तंभ पिंक ग्रेनाइट से कार्व किया गया है जो काफ़ी हार्ड मानी जाती है। प्राचीन समय के लोग जिस तरह के हैंड टूल्स यूज करते थे, अगर उनसे इस पत्थर को कट किया जाए तो पत्थर का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन टूल्स सही सलामत नहीं बचेंगे। और इस विशाल स्तंभ को जमीन के अंदर रखा हुआ है। इस स्तंभ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ अजीब टूल्स के निशान देखे हैं। ये मशीन छेनी हथौड़े जैसे टूल्स के नहीं है, बल्कि किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का सबूत इस स्तंभ पर नजर आता है। इसी तरह के निशान पेरू की वर्ल्ड फेमस साइट माचू पिचू में भी नजर आते हैं। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट क्रिस डन ने दोनों जगहों की गहराई में रिसर्च की। उन्होंने कहा कि मिस्र के ओबेलिस्क को देखिए पता चलता है कि प्राचीन समय के लोग किसी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे। हमें जिन एंशिएंट मेथड्स के बारे में पता है उनसे इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। सकारा के विशाल ग्रेनाइट बॉक्सेस को भी इसी कड़ी में शामिल किया जा सकता है। ये सभी बॉक्सेस काफ़ी एक्यूरेसी के साथ बनाए गए हैं। इनके डायमेंशंस और एजेस बहुत शार्प हैं। हजारों साल पहले ग्रेनाइट पर इस तरह की कटिंग की बात सुनने में ही अटपटी लगती है। मॉडर्न टाइम में हार्ड ग्रेनाइट रॉक्स को कट करने के लिए डायमंड टिप वाली हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन की मदद से इस तरह की कटिंग की जा सकती है, लेकिन एंशिएंट टाइम में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। इजिप्ट में भी इसी तरह की स्टोन क्राफ्ट पॉटरी भी मिली है जो ग्रेनाइट से बनाई गई है। आज के समय में भी इस तरह की परफेक्ट पॉटरी का रेप्लिका बनाना बहुत मुश्किल है, तो फिर प्राचीन सभ्यता के लोगों ने ये सब कैसे बनाया होगा?
दोस्तों इसका जवाब क्रिस डन ने देने की कोशिश की है। उनका कहना है कि शायद किसी तरह की स्मोकिंग गन का यूज पहले के समय में लोग करते होंगे, लेकिन भला यह स्मोकिंग गन क्या चीज है? इसके बारे में 1980 में सेंट क्लाउड यूनिवर्सिटी के मिनेसोटा के आर्कियोलॉजिस्ट इवान वॉटकिंस ने समझाने की कोशिश की है। उन्होंने इनका सिविलाइजेशन के स्टोन वर्क को काफी बारीकी से समझा और रिसर्च की। माचू पिचू साइट पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी की। वॉटकिंस ने बताया कि माचू पिचू में कई ऐसे मिनरल्स उन्हें मिले हैं जिनका हार्डनेस लेवल अलग अलग है, यानी एक तरह के टूल्स का यूज करके इस साइट को नहीं बनाया गया है, फोर्स की मदद से इन्हें कट नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो कुछ पत्थर जल्दी टूट जाते और कुछ को तोड़ना पॉसिबल नहीं होता। उन्होंने जब देखा कि सभी पत्थर की ऊपरी सतह बिल्कुल स्मूथ और सिल्की है तो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन्हें हीट में एक्सपोज करके बनाया गया होगा, यानी पहले शायद पत्थरों को गर्म करके मेल्ट किया गया होगा और फिर परफेक्ट साइज के ब्लॉक्स क्रिएट किए गए होंगे, या फिर लेजर की मदद से इस तरह की प्रिसाइज कटिंग और स्मूथनेस पॉसिबल है। इस लेवल की कटिंग के लिए 100 वाट की पावर वाली लेजर कटिंग मशीन चाहिए होगी। उस बीम से ग्रेनाइट स्टोन्स कट किए जा सकते हैं। तो शायद माचू पिचू का निर्माण करते समय इनकाज ने लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी का ही यूज किया होगा। लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया में भी देखने को मिलता है। अल नासला रॉक को गौर से देखिए, ऐसा लगता है मानो किसी ने सेंटर में लेजर की मदद से इस विशाल पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए हों। इतना प्रिसाइज और क्लीन कट हैंडमेड टूल से तो पॉसिबल नहीं है, और न ही ये कट नेचुरल लगता है। ये कट शायद सोलर पावर की मदद से किए गए होंगे। दोस्तों मिस्र की तरह ही इनकाज में भी सूर्य को भगवान की तरह पूजा जाता है, और आज भी यहाँ एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, फेस्टिवल ऑफ द सन। इसमें एक पुजारी गोल्ड ब्रेसलेट से सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और आग लगाता है, यानी सोलर पावर का यूज करके आग लगाई जाती है। 1986 में वॉटकिंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इनका सिविलाइजेशन के लोग मैन पावर से नहीं बल्कि सोलर पावर से स्टोन्स की कटिंग किया करते थे। ये पैराबोलिक शेप के गोल्ड से रिफ्लेक्टर्स बनाते थे और उससे सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर पत्थर कट किए जाते थे। स्पेनिश लोगों ने जब इनकास के ठिकानों पर आक्रमण किया तो कई बड़ी गोल्ड की डिस्क वो अपने साथ ले आए थे। ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। शायद उन्हीं गोल्ड डिस्क की मदद से पुमापुंकु और मिस्र की अन्य ढेरों साइट्स बनाई गई होंगी, और सभी सभ्यता के लोग किसी न किसी रूप में सूर्य की पूजा करते थे, क्योंकि सूरज से ही उन्हें इस तरह की पावर्स मिलती थी। दोस्तों सोलर लेजर टेक्नोलॉजी का एक और सबूत हमें देखने को मिलता है। मिस्र की एक एंशिएंट साइट में 100 से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स रखे हैं जो काफ़ी हद तक ट्यूनिंग फॉर्क जैसे नज़र आते हैं। सभी का साइज अलग अलग है। 8-9 इंच से लेकर 10 फुट तक के आर्टिफैक्ट्स यहाँ रखे हुए हैं, जिन्हें फिलहाल इजिप्ट की सरकार ने दुनिया से छिपा कर रखा है। ये सभी आर्टिफैक्ट्स मेटल और गोल्ड के बने हुए हैं। इन यू शेप के आर्टिफैक्ट्स के बीच वायर डालकर करंट पास किया जाता है तो ये वाइब्रेट होते हैं। ये सभी आर्टिफैक्ट्स ट्यूनिंग फॉर्क नहीं हो सकते, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क का आविष्कार ऑफिशियली साल 1711 में हुआ था। थ्योरी के मुताबिक अलग अलग साइज के इन यू शेप्ड टूल्स को अलग अलग साइज के पत्थर कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। छोटे पीसेस को बारीक काम के लिए और बड़े पीसेस को विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक्स कट करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता होगा। किसी तरह से वो सन की पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से इन टूल्स का इस्तेमाल करते होंगे। दोस्तों इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि हजारों साल पहले जितनी भी साइट्स का निर्माण किया गया था वो इंसानों ने हाथों से तो नहीं बनाई, किसी न किसी तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से ही सभी साइट्स का निर्माण किया गया होगा। मैन पावर से माचू पिचू और पुमापुंकु जैसी साइट्स बनाने में सैकड़ों सालों का वक्त लग जाएगा, और उसके बाद भी इतनी प्रिसाइज कटिंग पॉसिबल नहीं है। यकीनन प्राचीन सभ्यता के लोग लेज़र कटिंग टेक्नोलॉजी जैसी कई एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते होंगे, और फिलहाल इस बात को मानने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नज़र नहीं आता। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपने ऐसी कोई साइट एक्सप्लोर की है जहाँ पर इस तरह की प्रिसाइज कटिंग के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।